नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करती हूं। मैं रामवंशी हूं। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महिला आरक्षण बिल पर बात की। उन्होंने कहा कि पहले प्राचीन इतिहास में बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता है। हम लोगों ने भी संसद में महिलाओं से संबंधित विधेयक पारित किए हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बेहद अच्छी नहीं रही, लेकिन आजादी के बाद से ये स्थिति बदली है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। इसीलिए तो हम लोगों ने भी भारत की संसद में नारियों से संबंधित विधेयक पारित किया है और इसलिए पारित किया कि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है और गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, मगर आजादी के बाद से ही ये स्थिति फिर से बदल रही है। मैं कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण के कई कदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। इसीलिए तो हम लोगों ने भी भारत की संसद में नारियों से संबंधित विधेयक पारित किया है और इसलिए पारित किया कि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है और गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, मगर आजादी के बाद से ही ये स्थिति फिर से बदल रही है। मैं कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण के कई कदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। वहीं सांसद संजय राउत ने नए संसद भवन पर टिप्पणी की है। उन्होंने नए संसद भवन के बारे में बात करते हुए कहा कि संसद भवन का मेगा शो है, ये कितने स्टार का होटल है ये मुझे मालूम नहीं। जब अंदर जाता हूं तो मुझे यकीन नहीं लगता कि मैं कोई ऐतिहासिक इमारत में जा रहा हूं। जब मैं उस पुराने संसद भवन में जाता हूं तो लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है। इस संसद भवन में ना इतिहास है ना वर्तमान। जो नया संसद भवन खड़ा किया है वो एक बहुत बड़ा मेगा शो है। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं। लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामने में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास खड़ा है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है। जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन, एक भव्यता है। ये हो सकती है, लेकिन पहले दिन गाली गलौज हो गई तो संसद की गरिमाई खत्म हो गई पहले दिन। और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। तो क्या है, ये गुंडों का अड्डा बना दिया क्या आप लोगों ने? वहां लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है। क्या है वहां पे? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। वहीं खंडवा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और सनातन की जागृति हो, यहाँ इसलिए आए हैं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को रावण के खानदान का बताया। दरअसल शनिवार को बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री विमान से खंडवा हवाई पट्टी पहुंचे। इसके बाद हवाई पट्टी से उनका काफिला खंडवा जिले के हरसूद की ओर रवाना हुआ, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है, जिसमें शनिवार को श्रद्धालु कथा श्रवण हुआ। वहीं रविवार को बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगेगा।
लोग उनकी कथा में पहुंचकर अपनी समस्याओं और परेशानियों का हल जानेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन की जागृति हो और हिंदुओं में एकता हो, इसी संकल्प के लिए ये सब रावण के खानदान के हैं बेचारे, क्या करते। वहीं महिला आरक्षण लागू करने की तारीख को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सुप्रिया बोली कि पीएम मोदी ने अपने जुमलों से इस देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। महिला आरक्षण बिल से उनकी खोटी नीयत साफ हो गई है। बिल के अनुसार महिला आरक्षण के पहले जनगणना और फिर डिलिमिटेशन होना अनिवार्य है, मतलब 2029 से पहले ये संभव नहीं है। मेरी आशा है कि जब ये बिल क्रियान्वित हो जाएगा, जब महिलाएं नए सांसद बन के आएंगी, तो वो एक नजीर पेश करेंगी। वो देश को और दुनिया को दिखाएंगी कि महिला सांसद बनकर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। वो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी। ये एक फोटो है, ये भाजपा की तमाम वो महिला सांसद हैं। जब ये बिल पास हो गया तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनका अभिवादन किया और साथ में ये तस्वीर खिंचवाई। अच्छा लगता है ये तस्वीर देखकर, सच मानिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। महिलाओं को सशक्त देख के कौन खुश नहीं होता। देश की आधी आबादी है, हम इस आबादी का हिस्सा है। बहुत अच्छा लगा इस तस्वीर को देखकर, मन वाकई में खुश हो गया। लेकिन इन्हीं सशक्त महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सतत लगातार चुप्पी देखकर वो सारी खुशी क्षोभ में, दुख में और कहीं पर तरस में बदल गई। इतनी सशक्त महिलाएं, देखिए जरा, इनसे ज्यादा सशक्त दूसरी कोई महिलाएं पूरे देश में नहीं होंगी। और ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रही अराजकता पर एक शब्द नहीं बोल सकती हैं। ये सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं पूछ सकती कि हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये है वो महिलाएं जिन्होंने पिछले 9.5 सालों से अपनी आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला लगाया हुआ है। तो सशक्तिकरण का ये जो रूप है, ये एक्चुअली मौन, चुप्पी और सत्ता की लोलुपता की दूसरी तस्वीर है। वहीं नए संसद भवन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी को लेकर बीजेपी हमलावर है। एक के बाद एक नेता उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है। रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि नया संसद भवन सही मायने में भारत में बना है। सबसे पुरानी पार्टी के राज्यसभा सांसद को ये सब कहकर इसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जयराम रमेश के बयान की कड़ी निंदा की। मैं इतने प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू आ नहीं पाया, अंग्रेजी वाला। यहाँ जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ, इसको लेकर जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, यू हैव गॉट नो राइट टू इंसल्ट इंडियंस पार्लियामेंट बाय सेइंग ऑल दिस। शेमफुल, कंडेमनेबल। यहां जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ, इसको लेकर जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की वहीं ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग पर अड़ी उमा भारती ने कहा कि मुझे जमीन तलाशने की जरूरत नहीं। राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उमा भारती ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद की कोई जरूरत नहीं और ना ही मेरी इस कुर्सी पर कोई नजर है, ना मैं कोई जमीन तलाश रही हूं। अभी मेरे पास वक्त है, बहुत मेहनत की है मैंने,
मैं अब किसी तीसरे राज्य से चुनाव लड़ना चाहती हूं और लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। उमा भारती ने कहा कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं कि मोदी जी को शर्मिंदा किया जाए, लेकिन मेरी स्थिति लक्ष्मण जैसी हो गई है। अयोध्या बचाऊं की सूचना दूं, अयोध्या बचाऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद से हटाया नहीं गया, मैंने खुद पद छोड़ा और अब इसे उगलने और निगलने के खेल से आप लोगों को बचना है। मैं इतनी प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू आ नहीं पाया अंग्रेजी वाला, तो बोला यू आर कीपिंग वन आई ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने कहा अरे भैया, दिस हैपेंड 20 years बैक और तुम मुझे वन आइट कह रहे हो। आई एम नॉट वन आइट, मेरी एक आंख नहीं है, मेरी दोनों आंखें हैं। मेरी दो आंखें हैं, एक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगी। मैं क्या वो बनना चाहूंगी जो 20 साल पहले थी? मैं तो ये चाहूंगी कि राज्य वैसा चले जैसा हमने लोगों को प्रॉमिस किया, ये चाहूंगी। तो इसलिए मैं मीडिया से भी आज अपील करूंगी, आप बाकी मुझे खूब बुरा बोलिए, मैं गुस्सैल हूँ, घमंडी हूँ, बदमिजाज हूँ, लेकिन दो बातें नहीं बोलना। एक, मुझे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मेरी कोई नजर नहीं। दो, मैं कोई जमीन नहीं तलाश रही हूँ, मेरी जमीन बहुत व्यापक है। भाजपा ने, सॉरी मुझे यहाँ अपनी बड़ाई करनी पड़ेगी, अटल जी के बाद 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो किसी भी राज्य में जाके चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो मैं यूपी में चुनाव जीत चुकी हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उत्तराखंड वाले भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ाइए, लेकिन अमित शाह जी ने तय किया कि नहीं, यूपी से लड़ाइए। तो मेरा नजर तो अगले किसी तीसरे राज्य से चुनाव जीतने की है। मुझे तो शिवराज जी ने खुद कहा, आप पूछिए ना शिवराज जी, कहा था कि नहीं आज से 2 साल पहले कि दीदी अब की बार मध्य प्रदेश से लड़ना। मैंने कहा नहीं भैया, मध्य प्रदेश ठीक से चले इस पे नजर रखूंगी, कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं तो अब तीसरे राज्य की तलाश में हूँ। तो इसलिए और एक चौथा राज्य और लड़ूंगी, मैंने कहा 29 में, क्योंकि अभी तो अपन को 75 का होने में ही 2035 आ जाएगी। तो उनका भी बहुत टाइम है, 75 का होने में टाइम बहुत ज्यादा है, तब तक लड़ती रहूंगी। तो ना तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई जमीन तलाश नहीं है, ये जमीन ही अपनी बनाई हुई है। बहुत मेहनत करी थी ये जमीन बनाने में। जमीन पहले थी, लेकिन बहुत दिनों से जमीन पर खेती ना हो तो खराब हो जाती है ना, तो फिर से रखड़नी पड़ती है। तो रखड़ने का काम तो किया था ना मैंने। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधुड़ी बीएसपी नेता दानिश अली पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। संसद में बीएसपी नेता पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ न सिर्फ पार्टी के बाहर से आवाज उठ रही है, बल्कि बीजेपी के नेता भी उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दानिश अली को घेर लिया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर रमेश बिधुड़ी ने कोई गलती की है तो लोकसभा स्पीकर उन पर जरूर कार्रवाई करेंगे, पर संसद में अगर कोई जो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है तो वो है दानिश अली। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि दानिश अली का व्यवहार लोकसभा में सबसे खराब है, चाहे प्रधानमंत्री बोल रहे हों या गृह मंत्री, वो सबके बीच में बेवजह टीका टिप्पणी करते रहते हैं, इसलिए पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, ये बात कोई नहीं बोला, ये बात कोई नहीं बोला, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर बिधुड़ी ने गलती की है तो उनको हमारे लोकसभा स्पीकर या जो भी प्रावधान होगा कानूनी उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर बिना मतलब बोलने वाला, सबको टोकने वाला, सबके ऊपर कमेंट करने वाला, गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है ये श्रीमान सांसद जी का। क्या नाम है? दानिश अली। पूरी लोकसभा में, अब ठीक है उनके मुंह से कुछ और निकल गया तो आज वो फंस गए, लेकिन सबके ऊपर, सबके भाषण पर टीका टिप्पणी, उस लोकसभा के अंदर सबसे अधिक टीका टिप्पणी गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है दानिश अली। नहीं, क्या कार्रवाई, लेकिन उनको भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं, गृह मंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं। सामने से सबसे ज्यादा मस्खरापन अगर कोई करता है पूरे लोकसभा में तो उस आदमी का नाम है दानिश अली।
वहीं फिरोजाबाद में मीट की दुकान चलाने वाले लोग सरकार के आदेशों की धज्जा उड़ा रहे हैं। रसूलपुर के क्षेत्र नगला बरी के वार्ड नंबर 70 में जगह जगह पर कई मीट की दुकानें हैं, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में स्थानीय पार्षद ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आए दिन लोग यहाँ के दुकानदार शिकायत करते थे कि यहाँ गंदगी बहुत हो रही है। कोई तो मतलब कोई मरुआ डाल देता है, गोश्त के छिछले डाल देता है। यहाँ के लोग जो चलते फिरते लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि ये गोश्त की दुकानें इतनी खुली है, बेपर्दगी होती है, तो या तो इसको थोड़ी आप उसकी गंदगी दूर करो। तो गंदगी दूर करने की वजह से पब्लिक ने आज शिकायत करी। मौके पर जो है बच्चे मिले यहाँ, मतलब मरे हुए बच्चे। अब पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? किस तरह की मदद चाहते हैं प्रशासन? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब जिस तरीके की दुकान जो चल रही है, इस तरीके की दुकान न चले जो कि खुले आम बैठे हुए हैं। यहाँ जैन समाज के भी निकलते हैं, हिंदू समाज के भी निकलते हैं, तो हमसे शिकायत करते हैं। अब बता रहे लोग बार यहाँ की शिकायत भी कर रहे हैं कि मरी यहाँ से काटते हैं, बोरी में बंद कर रहा है, बोरे में 2-3 दिन रख के मतलब वो उसको बेच रहे हैं, उसकी भी शिकायत कर रहे हैं। निर्देश मिले हैं वो ये कहे गए हैं कि जो अवैध दुकानें हैं उनको बंद कराइए और बाकी दुकानों को मानक पूरे करा के लाइसेंस निर्गत किया जाए। तो इसके लिए हमारी टीम ने अभी 2-4 दुकानों को सील भी किया था और बाकी पत्र आया है और हम नगर निगम और थाने के साथ मिलकर अवश्य। वहीं मिर्जापुर नगर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के नटवा में स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। अक्सर मरीज के परिजन और डॉक्टरों के बीच विवाद की खबरें आती रहती हैं, लेकिन गजब तब हो गया जब एक व्यक्ति जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था, उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, बावजूद उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी स्थित मुख्य शाखा पॉपुलर हॉस्पिटल को रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि जब अपने लड़के को लेकर यहां पहुंचे तो वहां बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर ने उससे बात भी की, लेकिन शाम होते होते डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत गंभीर हो रही है और इसे बेहतर इलाज के लिए मुख्य शाखा वाराणसी भेजना पड़ेगा, जिस पर परिजनों ने ऐतराज जताया। फिर भी डॉक्टर के दबाव के आगे उनकी एक ना चली और अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली। लेकिन एम्बुलेंस चालक ने जब मरीज को हाथ लगाया तो कहा कि ये पहले ही मर चुका है और डॉक्टर झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। इसकी खबर लगते ही परिजन आक्रोशित हो गए और वहां पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर के बाद क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंचायतनामा भरा जा रहा है, परिजन अगर तहरीर देते हैं तो उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये मोनू यादव सौनाप राम सकल यादव हैं, ये 27वां घोरावल के रहने वाले हैं। ये कल जो है घोरावल में जो है इन्होंने पॉइजन खा लिया था, जिसका प्रारंभिक इलाज जो है कल जो है इन्होंने घोरावल में कराया था। आज जो है पॉपुलर हॉस्पिटल में ले आए थे, जहाँ इलाज के दौरान विधिक कार्रवाई में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आगे जो भी जाँच होगा, जो उसके घर के लोग जो भी लिख के देना चाहते हैं, ये कैसा दवाई कराओ ली 10 बजे भर्ती कैली है का बोलत बतिया डॉक्टर खुद पूछना है तो नाम बताए सर, एक बाद भर्ती करे न दवा फवा करे तो न है पार हो गया। अब कौन हम बताई बहू क्या लड़के को क्या हुआ था? लड़के के साहब हम न बता सको का हुई रोड पर आई कौन गिर गया रहना और सरकारी अस्पताल में दूसर कोई भर्ती कराए सब हम नहीं बाद में चलिए। गाँव कहाँ पड़ेगा आपका? हमारे गाँव सतौहा है। सतौहा किस थाने पे? घोरावल थाने, घोरावल सोनभद्र से अपना। अच्छा, तो कब आप लोग यहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे हम लोग 10 बजे आज। लड़के क्या नाम था आपका? मोनू यादव। मोनू यादव। शादी हो गया था? उम्र कितना था? 20-22 साल का। शादी हो गया था? उनके लड़के भी हैं? ना। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला सरेनी कोतवाली क्षेत्र के रौतापुर गांव का है, जहां पर काफी दिनों से रवि कुमार का गांव के रहने वाले रोहित से वे जमीनी विवाद चल रहा था। रवि कुमार अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी रोहित अपने परिवार के साथ आकर रवि कुमार और उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर देता है, जिससे रवि कुमार राहुल खान जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा अब पुलिस की तरफ से लिखा गया है और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वहीं कन्नौज में देवास जिले के खातेगांव सहित ग्रामीणों के इलाके में बारिश के कारण स्कूल के छात्र छात्राओं को नदी नाला पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों के परिजन उन्हें अपने सिर पर बिठाकर नदी और नाला पार करा रहे हैं। मजबूरन बच्चों और ग्रामीणों को इस मौत के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीर खातेगांव के सभा से है, जहां पर मुरझाल गांव की है। बरसों से बारिश के दिनों में बाढ़ जैसी यहां पर स्थिति बनी रहती है और आम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से इस हालत के बारे में बातचीत की है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि एक कार्यक्रम में खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि इन छोटे छोटे पुल पुलिया की फाइल स्वीकृत हो चुकी है, जल्द ही इसको हाइट देकर बनाया जाएगा। वहीं बिजनौर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की बाउंड्री से टकरा गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से जाम खुलवाया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना नूरपुर इलाके के में भूसे से भरा ट्रक संभल के राजपुरा से धामपुर मिल की तरफ जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पुल की बाउंड्री से टकरा गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।